अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने मतलब लॉगिन सिस्टम जो है कंप्लीट बनाया था। मैं अपने जैम के फ़ोल्डर के अंदर htdoc फ़ोल्डर के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और हम जो काम कर रहे थे वो इस cs वाले फ़ोल्डर के ऊपर कर रहे थे। तो मैं cs के फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ और अपने वेब ब्राउज़र के अंदर आकर सिंपली लिखता हूँ लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश अपने फ़ोल्डर का नाम। तो ये मुझे हमारे होम पेज पर लेकर आ जाएगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो ज़ैम्प है इसमें अपाची और माइस्क्ल जो है वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, मैं अपना डेटाबेस भी अगर आपको दिखाऊं तो पहले मैं सिंपली लोकल होस्ट लिखूंगा, यहाँ से मैं php माई एडमिन के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने cs नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है। डेटाबेस के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम यूजर्स है। यूजर के टेबल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर है हमारे पास, एडमिन। उसकी ईमेल admin@admin.com है और पासवर्ड 12345। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर हम डेटा को किस तरह ऐड करवाते हैं पीएचपी की मदद से। ठीक है, पिछली दफा तो क्या हुआ था, ये वाला जो डेटा था हमने ये खुद से यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन में आकर डेटाबेस में खुद से ऐड किया था, लेकिन अब हम पीएचपी के फॉर्म की मदद से डेटाबेस को ऐड करना सीखेंगे कि इसके अंदर हम किस तरीके से डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने सिर्फ ये फंक्शनैलिटी सीखी थी कि हम लॉगिन करके डैशबोर्ड के ऊपर किस तरह आ रहे थे। आज हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से सिंपली एडमिन के फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी डैशबोर्ड वाली फाइल को सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसके अलावा इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर जो मेरी साइडबार वाली फाइल है उसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ। साइडबार वाली फाइल को मैंने क्यों ओपन किया है, इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पर इसको सिंपली लिख रहा हूँ यहाँ पर यूजर्स। ठीक है, ताकि जो साइड बार के अंदर ये जो मेरे पास लिंक नंबर 1 नजर आ रहा है, आइटम 1 जो नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर यूजर्स का लिंक दे दूँ, तो ताकि ये यूजर यहाँ पर हमारे पास आ जाए। प्लस में हमें यहाँ पर जो है एक ए का टैग लगाना होगा। इससे ए के टैग को लगाने की क्या वजह है, ताकि हम जब यूजर के ऊपर क्लिक करें तो हम यूजर्स वाले पेज के ऊपर चले जाएं। तो मैं यहाँ पर जो है एक users.php फाइल अभी बनाऊंगा, अभी ये मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम यूजर्स के बटन पे क्लिक करें, इस li पे क्लिक करेंगे तो हम users.php के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है यूजर्स अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। प्लस में अब मैं डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर कुछ और काम भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर इस वाले डिव के अंदर जहाँ पर मैंने अपना हेडर ऐड किया था, ठीक है, हेडर को ऐड किया था, यहाँ पर अब देखें मैं क्विकली बहुत स्पीड से यहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। और ये ऑलरेडी हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर अभी टाइम नहीं लगा रहा, मैं जल्दी जल्दी इसको यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्लास में इसको दे रहा हूँ कॉल md-3। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या रखना है, मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ से जल्दी से W3 स्कूल के ऊपर। सॉरी, मैं यहाँ से जो है क्विकली W3 स्कूल के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ से जो है हम बूटस्ट्रैप के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप के ऊपर बूटस्ट्रैप 4 में मुझे यहाँ पर चाहिए बूटस्ट्रैप के कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स का बस डेटा हमें यहाँ से थोड़ा सा कोड हमें कॉपी करना है, मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ चाहिए अपने पास में। तो मैं यहाँ पर इसको क्विकली इतने हिस्से को जो है कॉपी करके अपनी वेबसाइट के यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसको हम क्विकली ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्लास हमारे पास आ गई है कार्ड के नाम से। यहाँ पर विथ स्टाइल ये 400 पिक्सल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको कॉलम MD3 के अंदर रखा हुआ है। और बस हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमेज का जो है ये चेंज करना होगा। तो पहले हम एक इमेज को डाउनलोड करते हैं।
मैं यहाँ से गूगल पर आया, मैंने यहाँ लिखा यूज़र PNG आइकन, ठीक है। इमेजेस के अंदर गया और यहाँ से आप कोई भी आइकन उठा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। तो सिंपली मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये PNG इमेज है क्योंकि इसके बैक के ऊपर ये स्क्वायर्स आ गए। तो मैं इसको यहाँ से सेव इमेज एज करके अपने कौन से फोल्डर में, CS वाले फोल्डर के अंदर जो हमारा इमेजेस का फोल्डर था उसके अंदर मैं यहाँ रख रहा हूँ और इसका नाम मैं रख रहा हूँ यूज़र्स और इसकी जो टाइप है वो PNG है, ठीक है। मैंने इसको इमेजेस के फोल्डर में सेव कर दिया। अब हम अपने इस इमेज के टैग को यहाँ पर देंगे कि ये अभी हम यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड फाइल है हमारे पास ये एडमिन के फोल्डर में है, तो हमें एक फोल्डर पीछे जाना होगा। मैंने लिखा ./, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास users.png के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है और यहाँ पर मुझे P टैग नहीं चाहिए, ये जो A टैग है, बल्कि मुझे ये जॉन डो और ये सैम्पल टैग लिखा हुआ नहीं चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ सिंपली, और ये A टैग के अंदर जो C प्रोफाइल लिखा हुआ है इसको मैं हटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर्स के अंदर यूजर्स, ठीक है। तो अब इसको आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने डैशबोर्ड को आके मैंने रिफ्रेश किया तो फिर आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास से एक यूज़र्स की प्रोफाइल पिक्चर आ गई है और ये यूज़र्स का लिंक भी बटन भी मेरे पास आ रहा है। तो इसका जो A टैग है इस वक्त ये नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर users.php के ऊपर लेके जाऊँगा। अभी ये फाइल हमने बनाई नहीं है। ये जो लिंक है हमने इस अपने कार्ड को भी दे दिया है और ये वाला जो लिंक है हमने अपने साइड बार के अंदर भी दे दिया है। यानी यूज़र अब अगर चाहे, मतलब जो भी हमारी एडमिन है वो अगर चाहे तो वो इस बटन पे क्लिक करेगा तब भी वो user.php के ऊपर चला जाएगा। अभी ये काम नहीं कर रहा है, अभी इसको देख लेते हैं क्या इशू है। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब भी मैं users.php पे चला जाऊंगा जो कि अभी हमने बनाई नहीं है, नॉट फाउंड इसके ऊपर एरर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से आते हैं। अच्छा, ये A का जो टैग है ये मैंने बाहर क्लोज कर दिया, तो इसको हम यूजर्स के अंदर यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब जो है ये लिंक बन चुका है, तो हमें इसकी भी स्टाइलिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर आता हूँ, यहाँ से जो हमारी style.css फाइल जो हमारी CSS के फोल्डर के अंदर है मैं यहाँ आकर इसको ओपन करता हूँ और नीचे आते हैं। तो साइड बार के अंदर इसको मैं कॉपी करता हूँ। साइड बार के अंदर जो UL है उसके अंदर LI के अंदर जो A है उसका जो कलर है वो हमें वाइट चाहिए, ठीक है। तो होपफुली ये हो जाना चाहिए अभी तक। कंट्रोल F5 करते हैं, ठीक है। तो अब ये भी जो है हमारा लिंक बन चुका है। अब इस पर भी कोई क्लिक करेगा तो भी वो users.php पे जाएगा और इस बटन पे कोई क्लिक करेगा। अच्छा, इस बटन को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। तो बटन को अब ये साइड बार की हमें ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल मैं इसको काट रहा हूँ और style.css की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, तो इसको हम रहने देते हैं। और ये जो BTN हमारे पास यूज़र्स है इसको मैं BTN ब्लॉक कर देता हूँ। BTN ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये हमारे पास एक थोड़ा सा बड़ा बटन कंटेनर के हिसाब, ये जो हमारा कॉलम है इसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये पिक्चर लगाने की ज़रूरत थी मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि जो बाकी के हमारे ऑप्शंस होंगे उनको हम यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स की शेप के अंदर आराम से शो करवा सकते हैं। जैसे यूजर्स है, कैटेगरी आ जाएगा, प्रोडक्ट्स आ जाएगा, या डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर डैशबोर्ड के ऊपर आप उनकी डिफरेंट पिक्चर्स लगाकर उनको इस तरह कार्ड्स के अंदर शो करवा सकते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस ऑब्वियसली आपको नीड होगी। अभी ये काफ़ी क्विकली मैं काम कर रहा हूँ तो मे भी कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम users.php को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ से अब मैं एडमिन के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। मैं यहीं पर users.php को क्रिएट किया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा मुझे चाहिए वो एग्जैक्टली डैशबोर्ड वाला ही मैं पेज कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें से ये जो हिस्सा है कंटेनर वाला ये फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए होगा, बल्कि मुझे सिर्फ कार्ड वाला हिस्सा नहीं चाहिए होगा, बाकी तो मुझे इसकी नीड होगी अभी। तो मैं सिर्फ इतने हिस्से को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी ये मेरे ख्याल में हमारे पास ठीक है।
ठीक है, तो अब ये कंटेनर रो है। अच्छा, अब मैं इसको आपको रिफ्रेश यहाँ पे चला कर दिखाता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश किया, यूजर्स वाले पेज पर गए तो यूजर वाला पेज बन गया है। एग्जैक्टली वही का वही लेआउट है, सिर्फ यहाँ पर हमें डेटा को चेंज करना है, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अब इस रो के अंदर मैं क्विकली एक कॉल बना रहा हूँ, क्लास कॉल md9 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स। ठीक है, और एक और डिव बनाते हैं इसको, जो बाकी के हमारे 3 कॉलम्स बच गए। कॉल md3 मैं इसको दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है इसके अंदर एक हम ए टैग को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्लास देता हूँ btn डैश प्राइमरी, और इधर मैं लिख देता हूँ ऐड न्यू यूजर। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी एक लिंक हम देंगे कि इस बटन, अच्छा मैं अभी लिंक नहीं दे रहा फिलहाल, ऐड न्यू यूजर में आपको सिर्फ इतना दिखा देता हूँ अभी मैंने क्या किया। तो मैंने एक डिव बनाया, आप देखें आपके पास यहाँ पर यूजर इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं इस यूजर को जो है एक h2 टैग के अंदर रख देता हूँ, ताकि हमारे पास ये थोड़ा अच्छे फॉर्मेट के अंदर नज़र आए। ठीक है, तो मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ, अब ये मेरे पास यूज़र आ गया है, और ये ऐड नहीं, अब ये जो यूज़र वाला हिस्सा है ये कॉलम md9 है, ये नहीं है, 9 कॉलम्स पर आ रहा है, और ये जो बटन वाला हिस्सा है ये 3 कॉलम्स ले रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लेआउट लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस कंटेनर को जो है हम कुछ क्लासेस में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा बूटस्ट्रैप शैडो। ठीक है, बूटस्ट्रैप शैडो आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं कोई भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप के शैडो की जो कुछ प्रॉपर्टीज है, मुझे इस तरीके का शेडो अपने मतलब इस डिव के ऊपर ऐड करना है जो भी मैंने बनाया। तो ये रेगुलर वाला जो शेडो है उसके लिए ये क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं काफ़ी सारा डेटा जो है कॉपी करके कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इतना सारा कोड ना कोई भी याद नहीं कर सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमेशा जो है हेल्प लेनी होगी W3 स्कूल से, या बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, यहाँ से आपको बार बार हेल्प लेनी होती है इन चीज़ों की। लेकिन आपको एक्चुअल के अंदर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ से क्या काम हो रहा है, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से हेल्प ले सकें। तो अब ये मैंने क्लासेस को कॉपी किया, इस कंटेनर के ऊपर मैंने इन क्लासेस को पेस्ट कर दिया। अब जब मैं आकर यहाँ आकर दोबारा अपने होम पेज को मतलब डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक अच्छा सा शेडो बन चुका है ऑलरेडी, और ये एक थोड़ा सा एक उभरा हुआ, जैसे गूगल के ऊपर भी अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके का शेडो आपको नज़र आ रहा होता है। ये एक्चुअली सिर्फ शेडो है, बाकी ये डिव इस तरह का लग रहा है। अब ये जो कंटेनर एलिमेंट हमारे पास है ये ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो इतना हिस्सा अब हम कर चुके हैं। अब हमें करना है ऐड न्यू यूजर के ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करे तो क्या हो। ऐड न्यू यूजर के ऊपर जब बंदा कोई क्लिक करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर हम इसको सेंड करेंगे ऐड न्यू यूजर डॉट php के ऊपर। ऐड न्यू यूजर डॉट php हमारे पास फाइल अभी बनी हुई नहीं है, इस फाइल को हम बनाएंगे और फिर हम अपने यूजर को इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एस मैंने किया। हम एडमिन के फोल्डर में है, ये ध्यान रखिएगा, और ऐड न्यू यूजर डॉट php इस फाइल को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जो कुछ हमने यूजर डॉट php के अंदर लिखा है एग्जैक्ट वही लेआउट हमें चाहिए। तो मैं पूरी की पूरी फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला जो कंटेनर है हमारे पास, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं बल्कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, ये वाला जो बटन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपली इस बटन को हम हटा देते हैं। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, और अब आप देखेंगे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ऐड न्यू यूजर पे जब हम जा रहे हैं तो ऐड न्यू यूजर के ऊपर अब हम ऐड न्यू यूजर डॉट php पर आ गए, लेकिन यहाँ पर वो जो बटन था अब वो बटन नहीं आ रहा। अब हमें यहाँ पर फॉर्म को शो करना है, जिस फॉर्म के अंदर हम डेटा को डालकर अपने यूजर को जो है ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो अब ऐड न्यू यूजर हम कर चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर
इस कंटेनर के नीचे मतलब वो चाहिए, क्या नाम है, फॉर्म पूरा का पूरा चाहिए। तो फॉर्म हम की डिजाइनिंग जो है हम ऑलरेडी कर चुके थे अपनी लॉगिन वाली फाइल के ऊपर। तो यहाँ से लॉगिन फॉर्म को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर अब हम चेंजेस करेंगे। यहाँ से जो है लॉगिन फॉर्म को जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, मैं इसके पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद ऐड न्यू यूजर वाली जो हमारे पास फाइल है, इसमें ये जो बटन हमने ये यूजर की जो हेडिंग शो की है, इसके कंटेनर के नीचे मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग को हम सही कर लेते हैं। मैं टैब का बटन दबा के इसको आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो PHP का कोड है इसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और चलिए मैं फॉर्म को सामने रखता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें इसमें एक्शन के एट्रीब्यूट में हमें किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना होगा। इसके ऊपर क्लास कौन सी लगी हुई है, MX ऑटो, डी ब्लॉक, मार्जिन, बॉटम, लॉगिन फॉर्म। अच्छा, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ से अब अगर अब मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं, तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है। तो यूजर आईडी तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी, इसलिए इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। जब हम डेटाबेस में डेटा एंटर करेंगे तो ये खुद ब खुद 1+ होकर ऐड होती जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के लिए फील्ड चाहिए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल के लिए और पासवर्ड के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर यूजर नेम के लिए एक फील्ड ऐड कर देते हैं। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं यूजर नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। इसकी जो टाइप होगी वो ईमेल नहीं होगी, अब वो टेक्स्ट होगी। और इसके जो प्लेस होल्डर के अंदर है हम यहाँ पर लिख देते हैं एंटर यूजर नेम। और इसकी जो आईडी है, अब वो जो हमने 4 में ऊपर लिखी थी वही लिखेंगे, यूजर नेम। और जो इसका नेम है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे फॉर्म के अंदर, जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने इस्तेमाल किए वो हम नाम लिखेंगे जो हम यहाँ से जो डेटा हम सेंड करेंगे एक्शन वाली फाइल के ऊपर, ये इस नेम के एट्रीब्यूट से इस इनपुट के डेटा को उठाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा यूजर नेम। ईमेल वाले में हम ऑलरेडी ईमेल लिख चुके हैं और पासवर्ड वाले में हम नेम के एट्रीब्यूट के अंदर पासवर्ड दे चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये जो है आपका फॉर्म आ चुका है। लेकिन ये फॉर्म अभी सही नहीं आ रहा। क्यों सही नहीं आ रहा? क्योंकि इसके ऊपर लॉगिन फॉर्म की क्लास लगी हुई है। तो मैं लॉगिन फॉर्म को यहाँ से फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये जो है मुकम्मल तौर पर मेरे पास फॉर्म आ चुका है, लेकिन फॉर्म अभी सही फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको पैडिंग देते हैं थोड़ी सी। तो मैं इसको देता हूँ पैडिंग X5, क्योंकि मुझे इसको फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, इसलिए मैंने वो जो लॉगिन फॉर्म वाली क्लास थी वो हटा दी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये फॉर्म जो है थोड़ा सा बेहतर फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो है बटन, ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो इस वक्त मुझे बटन भी फुल स्क्रीन पर शो नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपली हमने जो BTN ब्लॉक क्लास को दी थी, इसको मैंने हटा दिया है। और ये जो बटन है इस वक्त ये अब ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्या है, अब यूजर इसके अंदर डेटा एंटर करेगा, ठीक है, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। फिर हमें उस डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। जैसे ही यूजर सबमिट के बटन पर क्लिक करे, तो हम चाह रहे हैं कि PHP इन फील्ड्स के डेटा को उठाए और उनको डेटाबेस के अंदर ऐड करवा दे। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के ऊपर फॉर्म जो है, जो एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर फाइल होती है उसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हमें एक फाइल और बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ add_user.php, ठीक है। जब यूजर यहाँ से डेटा फॉर्म को सबमिट करेगा, तो वो यहाँ से जाएगा add_user.php के ऊपर। add_user.php अब हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर Ctrl+S करके add_user.php फाइल यहाँ पर बना रहा हूँ। तो add_user.php फाइल हमने बना दी। अब इसका भी तकरीबन काम हम कर चुके हैं। जब हमने लॉगिन वाली फाइल बनाई थी, तो मैं लॉगिन वाली फाइल को यहाँ से एग्जैक्ट चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ,
ठीक है, और इसको ऐड यूजर डॉट पीएचपी के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। जो काम हमने लॉगिन करवाने के लिए किया था तकरीबन वही चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है, कोई खास अलग से काम करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे। यह मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि आपको 4 वेरिएबल्स पहले लेने होते हैं। फिर MySQLi_connect एक फंक्शन है पीएचपी का जो आपको डेटाबेस का कनेक्शन बना कर देता है, जो हमने $db के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट करना होगा। फिर आप चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट मेथड आपको मिला है अगर वो पोस्ट है, यानी जो फॉर्म यहाँ से सबमिट होकर लॉगिन फॉर्म नहीं सॉरी ये ऐड न्यू यूजर डॉट पीएचपी के अंदर ये जो फॉर्म है इसका जो मेथड है वो पोस्ट होना चाहिए लाजमी। तो हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट मेथड आपका अगर पोस्ट है तो यहाँ पर जैसे ईमेल का के अंदर जो हमने डेटा लिया था अब हम यहाँ पर यूजर नेम के अंदर भी लेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल और बनाया और यहाँ से इसको कॉपी करके $_पोस्ट और जो हमारे पास यूजर नेम वाले इनपुट फील्ड के अंदर डेटा था, यूजर नेम वाले इनपुट फील्ड के अंदर जो डेटा था वो अब हम चाह रहे हैं कि इस यूजर नेम के वेरिएबल में आ जाए। जो ईमेल के इनपुट फील्ड में डेटा था वो ईमेल के वेरिएबल में, और जो पासवर्ड की इनपुट फील्ड में डेटा था वो पासवर्ड की फील्ड के अंदर आ जाए। अब पिछली दफ़ा हमने ये सेलेक्ट की क्यूरी लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा हमें सेलेक्ट नहीं करना बल्कि हमें मतलब डेटा को इंसर्ट करना है। तो होपफुली आप लोगों को इंसर्ट की क्यूरी याद होगी। मैं क्विकली यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, इंसर्ट इनटू हमारे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के टेबल का नाम आई थिंक यूजर्स है। तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू यूजर्स। फिर यहाँ पर हमें अपने कॉलम्स के नेम देने होते हैं। तो कॉलम के नेम जैसे अभी मैंने आपको बताया था 4 कॉलम के नेम्स हैं, लेकिन यूजर आईडी जो है ये ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजर अंडरस्कोर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूजर अंडरस्कोर नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद एक वैल्यूज का मतलब एसक्यूएल का कीवर्ड आएगा। उसके बाद डबल करली ब्रेसेस के ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करेंगे। तो पहले आर्ग्यूमेंट में यूजर नेम की वैल्यू, दूसरे में ईमेल की, तीसरे में पासवर्ड की। और वो वैल्यूज कहाँ से आएंगी जो हमने अभी अपने फॉर्म से उठाई हैं। तो यहाँ पर $यूजर नेम, $ईमेल और $पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये क्यूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, वैल्यूज यूजर नेम, $यूजर नेम, $ईमेल और $पासवर्ड। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये इन कॉलम्स के अंदर आपके पास ऐड हो जानी चाहिए जब यूजर जो है अपने फॉर्म को सबमिट करेगा। तो अब हमें इस वाले पर्टिकुलर लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इस क्यूरी को रन करेंगे। रन करने के लिए वही तरीका, MySQLi_ क्यूरी का फंक्शन है। उसमें पहले पैरामीटर के अंदर हम जो है अपने कनेक्शन को पास करेंगे जो अभी हमने ऊपर बनाया था, दूसरे में हम अपनी क्यूरी को पास करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पीएचपी के अंदर जब भी हम मतलब कोई भी क्यूरी रन करते हैं डेटाबेस की, तो इसका साथ हमें जो है कनेक्शन वेरिएबल को लाजमी पास करना होता है, चाहे वो सिलेक्ट की क्यूरी हो, चाहे इंसर्ट की क्यूरी हो, चाहे अपडेट की हो, चाहे डिलीट की हो। हमें ये डेटाबेस का जो कनेक्शन है ये लाजमी पास करना होता है। तो अब ये क्यूरी हमने रन की। अब यहाँ पर हमें कोई एरे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कोई चीज़ गेट नहीं की है, हमने सिंपली डेटा को इंसर्ट करवाया है। तो हमें फेच एसोसिएटिव एरे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई हमें रोज नहीं मिलेंगी, तो इसकी भी हमें यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो रिजल्ट है, यानी जब हम इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं तो ये जो MySQLi_ क्यूरी का जो फंक्शन है ये हमें, अगर वो क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमें 1 यानी ट्रू रिटर्न करता है। तो अगर ये क्यूरी सही है, इस पर डेटा सही आया है और ये क्यूरी रन हो जाती है तो ये हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा और वो ट्रू जाकर रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अगर क्यूरी रन नहीं होती है किसी भी वजह से तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और वो आपके पास रिजल्ट के अंदर आकर सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर $result
आपके पास 1 आता है, यानी रिजल्ट के अंदर आपके पास ट्रू वैल्यू आती है, यानी 1, ट्रू ऑब्वियसली 1 ही होता है। तो अगर आपके पास ये 1 आता है तो यहाँ पर हमें सेशन वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये जो हमने पिछले दफा लॉगिन के लिए बनाए थे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है एक ये सेशन बनाएंगे, सेशन वेरिएबल यहाँ पर हम बनाएंगे, लेकिन ये इसका नाम हम रखेंगे सक्सेस, ठीक है। और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर सक्सेस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझेगा कि अच्छा पहले इसको पूरा कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर सेंड करना चाह रहा हूँ, जैसे ही वो सबमिट हो जाए तो ये दोबारा से इसको रीडायरेक्ट कर दे यूजर्स डॉट PHP के ऊपर, जो जहाँ पर हमने ऐड न्यू यूजर वाला बटन बनाया था, ये उस पेज के ऊपर इसको रीडायरेक्ट कर देगा अगर ये क्यूरी रन हो जाती है तो। और यहाँ पर हम अगर ये क्यूरी नहीं चलती है, यानी 1 इसको रिटर्न में नहीं मिलता है रिजल्ट को, तो ये यहाँ पर इसको एरर का मैसेज देगा और इसको ये कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा, इसको हम कर देते हैं यूजर्स डॉट PHP के ऊपर ही, इसको भी हम रीडायरेक्ट करवा देते हैं। और इसके साथ जो सेशन वेरिएबल जाएगा वो एरर वाला जाएगा, इसके साथ जो है सेशन वेरिएबल सक्सेस वाला जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट का एक्चुअल काम इस फाइल के अंदर ही है सारा का सारा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, अपना जो है डेटाबेस का कनेक्शन बनाना होगा, जो कि हमने सीखा था 4 वेरिएबल्स बना के MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट वाले फंक्शन को चलाकर, ये जो है आपका डेटाबेस का कनेक्शन बन गया। फिर आप चेक करेंगे कि आपका जो रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, तीनों इनपुट फील्ड्स की वैल्यू का आपने डेटाबेस ये वेरिएबल्स के अंदर ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्यूरी लिखी इंसर्ट की, उसको आपने रन किया MySQL अंडरस्कोर क्यूरी की मदद से। अगर इसके अंदर 1 आता है, यानी ये क्यूरी रिटर्न चल जाती है सही तरीके से, तो ये आपको ट्रू यानी 1 रिटर्न करेगी। अगर रिजल्ट के अंदर 1 आता है तो आप एक सक्सेस का सेशन वेरिएबल बनाएंगे और इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे यूजर्स डॉट PHP के ऊपर। और अगर ये फॉल्स आता है आपके पास तो आप इसको एरर का सेशन वेरिएबल देंगे और इसको पास कर देंगे आप यूजर्स डॉट PHP के ऊपर। अब यहाँ से हम चलते हैं, ये तो काम हमारा कंप्लीट हो गया। यूजर्स डॉट PHP के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पर अब ये जो सेशन वेरिएबल्स हमारे पास मैसेजेस लेकर आ रहे हैं सक्सेस का और एरर का, इनको हम अपने यूजर्स डॉट PHP के ऊपर, जैसे हमने लॉगिन वाले फाइल के अंदर किया था, तो मैं उसी को यहाँ से लॉगिन फॉर्म को यहाँ से लेकर आ रहा हूँ ताकि हम उसी पैटर्न को फॉलो करें जो हमने लास्ट दफ़ा किया था। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यूजर्स डॉट PHP के ऊपर आता हूँ। यूजर्स डॉट PHP में जहाँ पर हमारा यूज़र की हेडिंग आती है, उसके ऊपर यहाँ पर मैं इसके लॉजिक को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसकी इंडेंट को सही कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ अगर सेशन वेरिएबल के अंदर सक्सेस वाला जो सेशन वेरिएबल है वो सेट हुआ हुआ है, तो सक्सेस SUCCE अगर सक्सेस वाला जो वेरिएबल आपके पास है सेशन के अंदर वो सेट हुआ हुआ है, तो इस वक्त हमें एक डिव दिखाए जो हो यहाँ पर अलर्ट डेंजर नहीं करते हैं इसको, बल्कि हम सक्सेस ही कर देते हैं ताकि सक्सेस वाला जो हमारे पास अलर्ट है वो शो करे। यहाँ पर हम इसको मैसेज लिख देते हैं यूजर एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर अनसेट हम करवा देंगे इस सक्सेस वाले वेरिएबल को, ताकि ये जो है हमारे पास ये जो वेरिएबल है ये ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये इसको ये वेरिएबल दोबारा ना मिले। अगर इसको दोबारा ये अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो ये हर बार हमें यूजर एडिट सक्सेसफुली का मेथड दिखाता है, ये जो डिव है ये दिखाता रहेगा। लेकिन हम इसको अनसेट इसलिए कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये जो डिव है हमें ये ना दिखे, ठीक है। अच्छा, अब हमने एरर वाला भी किया है, तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ एल्सिफ के अंदर, एल्सिफ डॉलर सेशन के अंदर अगर हमारे पास एरर वाला जो है सेशन वेरिएबल सेट हुआ हुआ है तो फिर हम इसको यहाँ पर करेंगे अलर्ट डेंजर, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग या कुछ भी आप एरर मैसेज लिख सकते हैं।
मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ़ समझाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैसेजेस को शो करने का ये एक वाहिद तरीका नहीं है, पता नहीं है, हज़ारों तरीके हैं, आप डिफ़रेंट तरीके से मैसेजेस को शो कर सकते हैं, डिफ़रेंट टेक्निक्स हैं, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल टेक्निक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ़ आप एक सेशन वेरिएबल को सेट करते हैं और उस सेशन वेरिएबल को दोबारा अनसेट कर देते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है यूज़र को मैसेज पहुँचाने की, और आप डिफरेंट टेक्निक्स को भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, जितना आप इस फील्ड के अंदर जाते जाएंगे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर और आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आई थिंक हमने सब कुछ कर लिया है, और अब हम अगर यूज़र को ऐड करेंगे तो वो सक्सेसफुली ऐड होना चाहिए। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अपने डेटाबेस में, पहले दिखा देता हूँ आपको ब्राउज करके दोबारा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही यूज़र है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, मैं यहाँ से दोबारा अपने डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ। पहले हमने डैशबोर्ड का कोई लिंक ही नहीं दिया, ये भी हमें देना चाहिए, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है, यहाँ पर एक डैशबोर्ड का भी लिंक होना चाहिए ताकि हम डायरेक्टली डैशबोर्ड पर आ सकें। तो डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पर आ गए, मैं यूजर्स डॉट पी एच पी पर आ गया हूँ। अच्छा, ये समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग इफ, चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं लॉग आउट करता हूँ क्योंकि मैंने शायद इसको पहले किया होगा। तो मैं एडमिन, सॉरी, यहाँ से मैं एडमिन वाले पेज पर आता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, यूजर्स डॉट पी एच पी पर आते हैं। अभी देखो यहाँ पर कोई एरर मैसेज या कोई भी सक्सेस मैसेज नहीं है, तो हम इसको यहाँ से ऐड न्यू यूजर करते हैं। मैं नया यूज़र ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से ही ऐड कर लेता हूँ, और कोई भी हम ईमेल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका पासवर्ड मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ से इसको हम सबमिट करते हैं। तो कोई एरर हमारे पास आ गया है, एड यूजर डॉट पी एच पी ऑन लाइन 16 के ऊपर। तो लाइन नंबर 16 एड यूजर डॉट पी एच पी की लाइन नंबर 16 के ऊपर ईमेल, अच्छा यहाँ पर सेमी कॉलन रह गया है, तो सेमी कॉलन में लगा देता हूँ दोबारा, और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। सेम फॉर्म को ही मैं दोबारा कंटिन्यू करके सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इसने मुझे यूजर एडिट सक्सेसफुली का जो है मैसेज दे दिया है, यानी हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई, डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर हुआ, और हमें दोबारा इसने यूजर्स डॉट पी एच पी के ऊपर सेंड किया, जहाँ पर हमें सेशन वेरिएबल से सक्सेस वाला सेशन वेरिएबल आया था, इस वजह से हमें यहाँ पर यूजर एडिट सक्सेसफुली का मैसेज मिल गया। अगर मैं आपको डेटाबेस में जाकर दिखाऊं, तो अभी एक ही यूजर है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड यूजर हमने अभी ऐड किया है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो एरर, ये जो मैसेज आ रहा है, ये इसके साथ क्यों आ रहा है, इसके ऊपर आना चाहिए। तो उसको भी देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने रो के अंदर रखा है कॉल MD9। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से उठाकर, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस कंटेनर के ऊपर की तरफ यहाँ कहीं रख देता हूँ, ठीक है। होपफुली अब ये सही काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये जो सेटिंग होती है ना कोड की वेब डेवलपमेंट करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं मैं बार बार टैब्स प्रेस कर रहा हूँ, पीएचपी के टैग के अंदर मैंने इन कोड्स को जो है थोड़ा इंडेंट करके लिखा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आपको अपना कोड ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी आप कोड करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हाथ के हाथ इसकी जो स्टाइलिंग है, मतलब कोड की ये जो स्पेसेस मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि कोड पढ़ने में आसान हो जाए, ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इस डिव के अंदर मैंने पीएचपी का टैग इस्तेमाल किया है, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस देकर इस्तेमाल किया ताकि मुझे पता चले कि ये पेरेंट डिव है और ये इसका चाइल्ड डिव है। इसी तरह इफ मैंने इस्तेमाल किया है, तो इफ के अंदर जो मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं उसका डेटा मैंने थोड़ा सा इंडेंट करके इस्तेमाल किया। तो ये कोड करने का एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इससे आपको भी कोड समझने में आसानी रहती है, और अगर कोई आपका कोड बाद में फ्यूचर में पढ़ेगा तो उसको भी ये थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो यहाँ तक अभी ये हमने, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करके आप देख सकते हैं वो जो हमारे पास सक्सेस मैसेज आया था वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि हमने उसको अनसेट कर दिया। अब यहाँ से नया यूजर एक ऐड करते हैं, मैं कोई भी एक रैंडम से नेम यहाँ पर डाल देता हूँ,
ABC मैंने इस पे लिख दिया है और इसमें यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पासवर्ड डालकर चेक करते हैं कि अब हमारा जो मैसेज है वो सही तरीके से हमें शो हो रहा हो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो यूजर एडेड सक्सेसफुली का मैसेज है ये परफेक्टली हमारे पास आ रहा है users.php वाली फाइल के ऊपर, और जब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे फाइल को तो ये मैसेज चला जाएगा क्योंकि हम इसको अनसेट करवा चुके हैं। ठीक है, अब ये सेकंड टाइम हमारे पास नहीं आएगा। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मैं डेटाबेस पे जाकर आपको दिखाऊं तो ये अली जो हमने ऐड किया है ये भी यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुका है। तो आज की क्लास में फिलहाल के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ कि हमने डेटाबेस के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड को ऐड करवाया है। आप डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टेबल्स बनाकर डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको बनाने होंगे उन फॉर्म्स के जरिए आप डेटाबेस के अंदर अपने यूजर्स को या अपने जो भी आपने मतलब फॉर एग्जांपल कैटेगरी ऐड करवानी है, पोस्ट ऐड करवानी है, प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है, तो सेम प्रोसीजर होगा। सिर्फ आपको फॉर्म बनाना होगा, फॉर्म के डेटा को आपने PHP के वेरिएबल्स में डालना होगा, वहां से फिर क्यूरी लिखनी होगी, क्यूरी को आपने रन करके किसी पेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर देना होगा। तो इस तरीके से आप यूजर को ऐड करवा सकते हैं। ये तो था कि हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को कैसे क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि इस users.php के ऊपर हम एक यहाँ पर HTML का टेबल बनाएंगे और इस टेबल के अंदर जितने भी यूजर्स हमारे पास यूजर के टेबल के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो तब तक के लिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मतलब यहाँ पर यूजर्स को किस तरह हम शो करेंगे वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज।